चलिए बेटा गुड मॉर्निंग। टॉपिक शुरू करेंगे अपना यहाँ पर आज नया विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास यहाँ पर AS11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है हमारे पास, जो हम यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं। AS का नाम है यहाँ पर अगर हम बात करें तो द इफेक्ट्स ऑफ, बेटा AS है हमारे पास यहाँ पर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सर ये AS का नाम है या पूरे जिले का नाम है? बेटा AS का ही नाम है। AS11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बेटा समझना शुरू करें। यहां पर अगर हम इस AS की बात करें तो एज यूजुअल दोबारा से CA इंटर ग्रुप 1 के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हैं। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन लगभग तय है, एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको, यानी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पूरा AS यहां पर नहीं है, कुछ पार्ट इसका हम यहां छोड़ देंगे फॉर CA फाइनल लेवल। खैर वो बता दूंगा मैं आपको कौन सा रेलिवेंट पोर्शन है। उसके अलावा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मैं कराऊंगा यहां पर, जो ऑलरेडी हम फॉरेन ब्रांच पढ़ते हुए कर चुके हैं। फॉरेन ब्रांच याद है कि नहीं याद है? ब्रांच हुआ करती थी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में भी 2 होती थी, एक तो डोमेस्टिक और एक फॉरेन ब्रांच। तो याद है फॉरेन ब्रांच, उसका भी रेफरेंस मैं यहां पर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में आपके साथ यूज करूंगा। खैर एक बात तो तय है कि हम फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करने वाले हैं, फॉरेन करेंसी की बात करने वाले हैं। क्या मैं भी AS का जो नाम है उसकी चर्चा आपके साथ नहीं कर रहा, थोड़ा सा मुश्किल आएगी शायद AS के नाम को समझाने में। अभी लेट्स बिगिन विद बिल्कुल बेसिक से हम बात यहां पर करना शुरू करें आपके साथ। अगर मैं बात करूं यहां पर तो बेटा कुछ टर्म्स हैं, मैं लिखवा दूंगा सारी बातें आपको, समझिए पहले तो। अगर मैं बोलूं यहां पर आपसे लेट्स से फॉरेन करेंसी, बेटा क्या मतलब हुआ फॉरेन करेंसी का? क्या समझ में आ रहा है? करेंसी विच इज नॉट अभी लिखवा दूंगा सारी बातें, विच इज नॉट अ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड अ फॉरेन करेंसी। बेटा बड़ा सिंपल, मैं अगर हिंदुस्तान में हूं, अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सी हो गई? दैट इज क्लियरली रुपया। अब अगर रुपए के अलावा हम किसी भी और करेंसी की बात कर रहे हैं, US डॉलर हो गया, दिनार हो गया, या कोई भी दूसरी करेंसी की अगर हम बात करें अदर देन इंडियन करेंसी, अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, मैं पूरे AS में ये मानकर चलूंगा कि हम ओरिजिन इंडिया में है, डोमेस्टिक करेंसी हमारी रुपीज है, तो रुपीज को छोड़कर बाकी जितनी भी पूरे विश्व में करेंसीज हैं वो सारी मेरे लिए कौन सी हो गई? वो सारी हो गई मेरे लिए फॉरेन करेंसी। और बेटा जब हम किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे, मैं जब डॉलर्स में ट्रांजैक्शन, US डॉलर्स में ट्रांजैक्शन किया करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन।
बेटा आई होप ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे मैं यूएस गया, वहां से हमने क्या कर लिया, हमने परचेज कर लिया $2000 की परचेज, $2000 की मशीनरी। बेटा ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैंने लोन रेज किया विदेशी बैंक से $5000 का, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैंने सेल की जॉन को रेजिडेंट ऑफ यूएस। बेटा बताओ फटाफट से, ये फॉरेन करेंसी असल में जॉन घूमने आया हुआ था इंडिया में, मेरी दुकान पर आया, उसे कुछ सामान पसंद आ गया, मैंने माल बेच दिया उसे। मुझे बताओ वेदर इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और नॉट। डिपेंड करता है। अगर वो पेमेंट आपको डॉलर्स में देगा, बोला जी डॉलर्स पकड़ो, मुझे नहीं पता, रुपीज भी मेरे पास नहीं है, डॉलर्स में देना हो तो दे दो। मैंने कहा चलो दो यार, डॉलर्स ही दो। अगर वो डॉलर्स में आप पेमेंट मांग रहे हैं उससे, तो दब तो हो जाएगी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आपने माल दिया जॉन को और नकद पेमेंट ले लिया रुपीज में, तो नाउ दिस इज नॉट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेनर के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन विच इज डिनोमिनेटेड, जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो, दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बेटा ठीक है इतनी बात भी? सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहां पर अगर हम बात करें तो इस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को, ये आपने परचेजेस कर ली $2000 की मशीनरी। जब विदेश से मशीनरी मंगाई तो आपको पेमेंट उस पार्टी को डॉलर्स में ही करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। मैं विदेश गया, यूएस गया, मैंने कहा मशीनरी पसंद आई, $2000 की थी, मुझे डॉलर्स में ही पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास डॉलर्स कहां से आएंगे? अभी मैंने एएस में एंटर नहीं किया, जनरल में आपको एक बता रहा हूं वातावरण, बेसिक बातें जो कम से कम आपको पता होनी चाहिए इस एएस को स्टार्ट करने से पहले। जी मेरे पास ये $2000 कहां से आएंगे? बेटा डॉलर्स रखना, विदेशी मुद्रा रखना इल्लीगल होता है। आप एक अमाउंट से ज्यादा विदेशी मुद्रा नहीं रख सकते अपने पास। तो पॉइंट ये आया खैर फिलहाल मेरे पास कि ये मेरे पास विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आएगी कहां से? सर कहां से क्या? बैंक जाएंगे? आप जस्ट ट्राई टू विजुलाइज। वैसे अलग अलग काउंटर्स होते हैं जहां पर फॉरेन करेंसी मिल जाती है, लेकिन आप अपने लिए क्या मानिए, बैंक जाएंगे, बैंक वालों को रुपया देंगे और बदले में फॉरेन करेंसी ले आएंगे। कितना देना पड़ेगा सर? $2000 की मशीन है। तो मैं बैंक वालों के पास गया, मैंने कहा बैंक जी मुझे $2000 चाहिए। तो जानते हो बैंक ने क्या कहा? मिल जाएगा। $1 ₹50 का है, $1 ₹50 का है। नाउ दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। रुपया दे जाओ, मैं ₹50 दूंगा तो मुझे $1 मिल जाएगा। मुझे चाहिए कितने थे? $200। बताना बेटा कितने रुपए देने पड़ेंगे? बेटा $200 की मशीन थी, बैंक के पास गया, बैंक से रेट पूछा, एक्सचेंज रेट ये था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉट रेट।
स्पॉट, ये रोज बदलता है, बल्कि हर सेकंड में, हर मिनट में बदलता है ये एक्सचेंज रेट। लेकिन जिस रेट पर हमारी डील फाइनल हुई आज, रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कहा बैंक जी $200 चाहिए, क्या रेट चल रहा है? बोला रुक जाओ बताता हूं अभी मैं। नेट पर चेक किया रेट और बोला जी अभी ये डॉलर आपको 50 रुपए का मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉट रेट, स्पॉट रेट। खैर, तो $200 कितने के मिल जाएंगे? जल्दी बोलो बेटा। ये मिल जाएंगे बेटा आपको 50 × 200, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 10,000 रुपये। मैंने 10,000 रुपये बैंक को दिए, 2,000 हैं, अच्छा ये 2,000 हैं। मैंने 1,00,000 रुपया बैंक को दिया, $2,000 लिए और इस डॉलर से मशीनरी ले आए। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? जल्दी बोलो। तो अब जब मैं अपनी किताबों में एंट्री करूंगा, अच्छा ये बताओ, जब मैं अपनी किताबें हिंदुस्तान आके बनाऊंगा कि मशीनरी परचेज्ड, तो वो किस में बनेंगी किताबें? रुपीज में बनेंगी या डॉलर्स में? ऑब्वियस सी बात है, मेरी रिपोर्टिंग करेंसी, जिस करेंसी में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना है, माय रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपीज, तो मुझे रुपीज में ही बनानी पड़ेंगी। तो मैं अपने यहां क्या एंट्री करूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 रुपया, बीइंग मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस, कॉस्टिंग रुपीज $2,000, which is converted exchange rate of $1 is equal to ₹50। I hope यहां तक की एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक, तो 2-3 वर्ड्स बताए मैंने आपको। एक फॉरेन करेंसी, करेंसी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड अ फॉरेन करेंसी, एंड द ट्रांजैक्शंस विच आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी आर कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एक टर्म और बता दी मैंने, एंड दैट इज स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? रेट, एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के टाइम पर जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता था, दैट इज कॉल्ड द स्पॉट रेट। बेटा यहां तक ठीक है? तो जब भी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी, सुनिए, तो यहां पर अगर हम बात करें, अब मैं थोड़ा एएस के अंदर आपको लेकर चलूंगा। एएस, दिस AS11 deals with the accounting। AS11 ऐसे लिखिए इसको, पहले समरी बनवा दूं कि हमें करना क्या है। AS11 डील्स विद, किससे डील करेगा ये? डील्स विद अकाउंटिंग। AS11 मुझे अकाउंटिंग करना सिखाएगा। किसकी अकाउंटिंग करना सिखाएगा? 3 मुद्दे इस AS में हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखना बेटा, AS11 डील्स विद अकाउंटिंग। किस चीज की अकाउंटिंग? डील्स विद अकाउंटिंग फॉर, पहला अभी जिसकी बात कर रहा था, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एक तो ये बताएगा अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। दूसरा बताएगा मुझे फॉरेन ऑपरेशंस ही चल रहे हैं मेरे, फॉरेन ऑपरेशंस। सर क्या मतलब हुआ? ऑपरेशंस आप समझो, ये तो ट्रांजैक्शन थी, गए मशीनरी खरीद लाए, गए प्लांट बेच आए, गए विदेश रॉ मटेरियल खरीद लाए, ये तो ट्रांजैक्शंस हैं। इट कैन बी इन द नेचर ऑफ ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस, जैसे यस फॉरेन ब्रांच, मेरा परमानेंटली काम ही चल रहा है वहां पर,
मैंने ब्रांच खोली हुई है फॉरेन में, ऑपरेशंस ही चल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, या मेरा कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है. सो दीज ऑल आर कॉल्ड ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस. बेटा क्लियर है. तीसरा हम सीखेंगे अकाउंटिंग किसकी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की. ये भी बताऊंगा मैं आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, कई बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लिख लो बल्कि, चाहे फॉरवर्ड एफसी भी बोलते हैं वैसे तो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. बेटा नोट करो, ये है मेरे पूरे चैप्टर की समरी. यानी चैप्टर में कुल मिलाकर ये 3 चीजें मुझे यहां पर कवर करनी है. 3 चीजें कुल मिलाकर यहां पर मैं आपको कवर कराऊंगा. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट एंड दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. तो बता ही चुका हूं मैं आपको, अभी बाद में लिखेंगे, सिर्फ समझिए. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इस एएस में 3 मुद्दे हैं, जिसमें से पहला मुद्दा मैंने आपके साथ उठाया है एंड दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. सुनना शुरू करें, प्रॉब्लम कहां आई. देखिए कुछ ऐसा समझते हैं. 1 जनवरी 2020 को मैंने क्या किया, मशीनरी परचेज की, मशीनरी ली मैंने ऑन क्रेडिट, मशीनरी ऑन क्रेडिट $1000 की. मैं विदेश गया, 1000 की मशीनरी उधार खरीद लाया और इस दिन स्पॉट रेट था, समझ में आता है, यानी आज का एक्सचेंज रेट था 40 रुपया. एग्जाम्पल कम हो गया सर, लो बेटा 50 कर लो. चलो, एक आज का एक्सचेंज रेट था 50 रुपये. ठीक, मुझे जरा झटपट से ये बताइए आज एंट्री क्या करोगे. अगर मैं फॉरेन करेंसी में एंट्री करता तो एंट्री होती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट. बेटा यही एंट्री कर दूं, जल्दी बोलो, यही एंट्री कर दूं अपनी हिंदुस्तान में किताबों में भी? आंसर इज नो, नहीं. यू नीड टू कन्वर्ट दिस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनटू द रिपोर्टिंग करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए यूज करेंगे कौन सा रेट? वी विल यूज द स्पॉट रेट. स्पॉट रेट, स्पॉट रेट. तो देखना बेटा, जरा बताओ एंट्री यानी आप क्या करोगे? ये एंट्री ना करेंगे, हम एंट्री करेंगे मशीनरी डेबिट. जरा $1000 को कन्वर्ट करना बेटा 50,000 टू क्रेडिटर 50,000 रुपए. $1 इज इक्वल टू ₹50 is the exchange rate which you have used. Now this is called initial recognition. जब भी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी आपको 2 बातें करनी हैं. एक तो पहले होगी इनिशियल रिकॉग्निशन. इनिशियल रिकॉग्निशन यानी जैसे ही फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कोई होती है तो सबसे पहले आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? दिस इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन. तो सर काम खत्म हो गया क्या हमारा? नहीं. अब सुनो, इसके बाद एएस सिखाता है कि इस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को सब्सीक्वेंटली रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा. यानी आपको सीखनी है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन भी. कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा सारी बातें नोट अभी. ठीक, सारी डेफिनेशंस वगैरह सब लिखवा दूंगा आपको. सुनिए, हाँ जी सुनते रहिए आराम से, बस सो मत जाना बस.
बेटा अब ये बताओ कि 31 दिसंबर आ गई, 31 दिसंबर आ गई। अब जब 31 दिसंबर आई यहां पर, अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूं, जरा ट्रायल बैलेंस अगर बनाते डॉलर्स में तो कैसा नजर आता आपको, जल्दी बताओ। यहां आती मशीनरी $1000 की, क्रेडिटर्स आते $1000 के, बैलेंस शीट मैच हो जाती। बेटा यही होता कि नहीं होता, जल्दी बोलो फटाफट से, होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता सर यही। लेकिन अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं रुपीस में, समझो मशीनरी कितने पर दिखाओगे और क्रेडिटर्स कितने पर दिखाओगे, बताएं बेटा। क्रेडिटर्स कितने पर दिखाएंगे? सर मशीनरी 50,000 में और क्रेडिटर्स दिखा देंगे 50,000 में। आंसर इज रॉन्ग, रॉन्ग। मैं बता देता हूं आपको, आज जो एक्सचेंज रेट है वो हो गया है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। अच्छा एक मिनट के लिए चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक मिनट के लिए ये बताओ, आप आज कहा आपने क्रेडिटर से कि जी मैं पेमेंट करना चाहता हूं आपका, आपकी किताबों में क्रेडिटर 50,000 के हैं, आपने क्रेडिटर को 50,000 रुपया दे दिया, आज 50,000 रुपया दे दिया आज, तो क्या क्रेडिटर 50,000 में मान जाएंगे? बोले क्या दे रहे हो रुपया? ये रुपया क्या होता है हमें नहीं पता, रुपया क्या होता है हमें नहीं पता। मैंने कहा फिर? बोला हमें तो डॉलर्स दो, डॉलर्स की बात हुई थी। अब बताओ $1000 कहां से आएंगे? $1000 अगर मुझे चाहिए तो मैं बैंक से 60 रुपये प्रति डॉलर देकर आऊंगा, यानी क्रेडिटर्स की आज की वैल्यू कितनी है? 60,000 हो गई कि नहीं हो गई? मशीनरी 50,000 की, यानी क्या क्रिएट हो गया? एक एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 10,000 का। बताओ बेटा प्रॉफिट है लॉस है? ये एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट है या लॉस है? क्लियरली इट इज अ लॉस। देनदारी मेरे हिसाब से पहले 50,000 की थी, ये तो डॉलर के भाव बढ़ गए, डॉलर महंगा हो गया, इसलिए मुझे अब वो देनदारी के लिए 60,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, which results in a loss, which results in a exchange difference of 10,000, और ये 10,000 आपका लॉस है, which will be transferred to P&L अकाउंट। आज 31 दिसंबर को 10,000 रुपए P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या करना है आपको? फिर सुनिए, दिस इज कॉल्ड सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। जैसे ही कोई घटना घटित हुई, उस पूरी एंट्री को आप स्पॉट रेट यूज करके रिकॉग्नाइज कर दीजिए डोमेस्टिक करेंसी में। लेकिन फिर अब हर बैलेंस शीट डेट पर इसको आपको रिव्यू करना बनता है, और रिव्यू करने के लिए क्या करेंगे? सुने, जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको तो कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट से। ये देखो ये मॉनेटरी आइटम है, क्रेडिटर इज अ मॉनेटरी आइटम, तो इसको तो हमने ये जो क्लोजिंग रेट था इस रेट पर कन्वर्ट कर दिया, और जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे एट ट्रांजैक्शन डेट रेट। जैसे जो मशीनरी है ये नॉन मॉनेटरी है, इसको हमने जिस दिन घटना घटित हुई थी उसी रेट पर कन्वर्ट करके दिखा दिया।
सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा मॉनेटरी कौन सा नॉन मॉनेटरी? अभी बात करता हूं उसकी, अभी बात करता हूं। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात अभी मैंने मॉनेटरी मैंने बता दिया, आपने मान लिया कि ये मॉनेटरी है और ये नॉन मॉनेटरी है। सुनो फिर से, इनिशियल रिकॉग्निशन, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड यूजिंग द स्पॉट रेट इन द डोमेस्टिक करेंसी एट ईच बैलेंस शीट डेट द ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी रिव्यूड। जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रांजैक्शंस हैं, रिव्यू करना बनता है। रिव्यू कैसे करेंगे? जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको तो क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करिए, और जितने भी नॉन मॉनेटरी हैं उनको परचेज डेट रेट, ट्रांजैक्शन डेट रेट से कन्वर्ट कर लीजिए। डिफरेंस इफ एनी इज ट्रांसफर टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट विच इज अ प्रॉफिट और लॉस इन नेचर। बेटा ये ठीक है? इतनी बात जल्दी बोलो, ठीक है? चलो एक काम और कर लेते हैं पहले इसमें, फिर लिखेंगे सारी बातें। अच्छा अब क्या हुआ, मान लेते हैं और 4-5 महीने बाद 1 मई 2021 में लोन रीपेड। बस ये और करा दो, मेरा पहला सेगमेंट खत्म हो गया, लिखवाने का काम रह जाएगा बस। लोन रीपेड। और मजेदार बात, आज रेट है 70 रुपए का। $1 70 नहीं बल्कि इसको करते हैं 65 रुपए का। $1 65 रुपए का मिलेगा। बेटा मैं लोन रीपे करने गया, लोन रीपे की एंट्री बताओ फटाफट से। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। क्रेडिटर्स को जब मैं यूएस में पेमेंट भिजवा रहा हूं तो क्या भेजना पड़ेगा? सर $1000 भेजने पड़ेंगे। ये $1000 कहां से आएंगे? सर $1000 आएंगे बैंक से। किस रेट पर आएंगे? 65 रुपए। यानी मेरे पास से कितना पेमेंट जाएगा? बेटा क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा 65,000 रुपए। मेरे जेब से 65,000 रुपए निकल जाएंगे $1000 खरीदने के लिए, जबकि मेरी किताबों में क्रेडिटर्स हैं कितने के? मेरी किताबों में क्रेडिटर्स हैं 60,000। ओ माय गॉड, यानी बेटा 60 की उधारी थी, उसको चुकता करने के लिए 5,000 रुपए और देने पड़ गए। क्या है ये? फिर से ये फिर से है एक्सचेंज डिफरेंस। क्या करेंगे इसका? अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का आ चुका है। मैं ये चाहूंगा पहले फटाफट से इस छोटे से एग्जाम्पल को नोट, एक काम करें पहले डालिए हेडिंग फॉरेन, वो चार्ट बनाया होगा आपने, चार्ट खत्म कर दीजिए। अब लिखिए पहली हेडिंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, और उस हेडिंग में ये चार्ट एग्जाम्पल जरा फटाफट से कॉपी करिए। फिर इसके बारे में सारी बातें बस जो बताई हैं वही सब लिखवानी और हैं। करो बेटा फटाफट से, करो फटाफट से, करो फटाफट। इस पूरे एग्जाम्पल को आप फिलहाल नोट कर लीजिए। पहले देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करता है। बिल्कुल डिटेल में बता दिया, ऑल्दो कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं डिस्कस करने, जैसे सर मॉनेटरी कौन सा होगा, नॉन मॉनेटरी कौन सा होगा। अभी एक बार बताया मैंने ओवरव्यू, इसी को दोबारा लिखते हुए दोबारा और डिटेल में समझेंगे, दोबारा लिखते हुए ना और डिटेल में तब कर लेंगे इसको। लिखो बेटा। उसके बाद 2 सेगमेंट और बचेंगे, एक फॉरेन ऑपरेशंस और एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। 2 मुद्दे और बच जाएंगे बस इसमें एएस में, 2 ही मुद्दे और हैं बस इसके बाद एएस में। करो बेटा नोट फटाफट से। चलिए बेटा, हो गया बेटा नोट सबका?
बेटा नोट कर लिया सबने? साइड में हट जाओ, लो बेटा साइड में हट गया। आई होप नोट कर लिया होगा। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, देख रहे हैं आप, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले 50 रुपए प्रति डॉलर था, जो बढ़कर 55 रुपए प्रति 60 रुपए प्रति डॉलर हो गया। तो उस चेंज का क्या इफेक्ट आएगा? उस चेंज के वजह से एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली जब रीपे करने गए लोन, तो फिर से एक्सचेंज रेट में फर्क आ गया, जिससे फिर से एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट हो गया, विच इज अगेन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। नुकसान हो गया। 10,000 का नुकसान पिछले साल बुक कर चुके हैं, 5,000 का नुकसान इस साल बुक होगा। तो यही तो है एएस का नाम भी, देखना इफेक्ट। किसका इफेक्ट देखने वाले हैं? बदलाव, चेंजेस किसमें? फॉरेन करेंसी रेट्स। ये जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के जो रेट्स होते हैं, जब इनमें बदलाव आएगा तो उसका इफेक्ट कैसे हैंडल करना है, उसका इफेक्ट कैसे हैंडल करना है, वही इस एएस में सीखने वाले हैं। तो एएस ने कहा जब आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करेंगे तो रेट्स के फर्क आने से क्या होगा वो सीख रहे हैं। ऐसे ही जब हम फॉरेन ऑपरेशंस किया करेंगे या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, तो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिफरेंस से क्या इफेक्ट आएगा वो वहां सीखेंगे। चलो लिखना शुरू करो। उसके बाद पहली बात फटाफट से लिखना शुरू कर रहे हैं। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, इस एग्जाम्पल का रेफरेंस मैं दोबारा ले लूंगा। अभी लिखें, पहले लिखिए फॉरेन करेंसी मीन्स any currency other than domestic currency, any currency other than domestic currency। अब बात आई what is foreign currency transaction। foreign currency transaction means any transaction denominated in foreign currency। spot rate means exchange rate on the date of transaction। spot rate means exchange rate on the date of transaction। spot rate means exchange rate on the date of transaction। spot rate means exchange rate on the date of transaction। नोट करें बेटा फटाफट से। लिखें बेटा इसके बाद ही 4th पॉइंट, recognition of foreign currency transaction। दो बातें,
इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? और सब्सीक्वेंटली उसे कैसे रिकॉग्नाइज करिएगा? सब्सीक्वेंटली यानी ट्रांजैक्शन के घटना के घटित होते ही उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लिखें इसमें, ट्रांजैक्शन इन या फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड बी कन्वर्टेड यूजिंग स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले तो जैसे ही कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे डोमेस्टिक करेंसी में यूजिंग स्पॉट रेट। आज का काम तो हो गया खत्म। अब बात आई कि सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। यानी ये तो हो गया। अब जब जब बैलेंस शीट बनेगी या ट्रांजैक्शन ये सेटल होगी, जब भी ये ट्रांजैक्शन दोबारा कभी भी रिकॉर्ड होगी तो लिखें सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में क्या होगा? ये होगा कि मॉनेटरी आइटम्स आर कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट and non-monetary items are converted at transaction date rate। जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन जो रेट एग्जिस्ट करता था उसी रेट पर कन्वर्ट कर लेंगे। डायरेक्ट सेटिंग्स के बाद अब ये देखना है कंडीशंस मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से होंगे, लिखें इसमें भी लिखिए। बेटा इसको हटा रहा हूँ यहाँ से मैं, हम पढ़ रहे हैं इसमें। अब ये रह गया था पेंडिंग, मॉनेटरी किसे कहेंगे और नॉन मॉनेटरी किसे कहेंगे। लिखें डाली हेडिंग 5th मॉनेटरी आइटम्स। भाई बड़े सारे एसेट्स लायबिलिटीज या आइटम्स हैं आपकी ट्रायल बैलेंस में, उनमें से मॉनेटरी किसे कहेंगे? लिखें आइटम्स which satisfies the following conditions are called monetary items। शर्तें हैं कुछ, जो भी आइटम इन शर्तों को पूरा कर देगा, जो भी आइटम इन शर्तों को, जो मैं लिखने वाला हूं, जो आइटम्स इन शर्तों को पूरा कर देंगे, लिखें आइटम शुड बी एसेट और लायबिलिटी। कोई एसेट होना चाहिए या कोई लायबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो एसेट लायबिलिटी नहीं है तो बेटा वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, वो मॉनेटरी आइटम नहीं है।
जैसे देखना, चलो एग्जाम्पल हाथ के हाथ एक बार देखते हैं। यहां दिया हुआ है मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, परचेज, एक्सपेंसेस, BR, क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ बेटा, एसेट लायबिलिटीज होने चाहिए। क्या ये एसेट लायबिलिटी है? कंडीशन नंबर ए है। क्या ये भी है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा? अभी तक एक बात तो तय है, परचेज एक्सपेंसेस आर नॉट मॉनिटरी आइटम्स। ये मॉनिटरी आइटम है ही नहीं। बाकी सारे हो सकते हैं बशर्ते ये बाकी शर्तें भी पूरी कर दें। दूसरा लिखिए, शर्त लिखिए दूसरी, सेकंड पॉइंट लिखिए, आइटम इज रियलाइजेबल और पेबल। बेटा ये रियलाइजेबल वर्ड किसके लिए है? ये वर्ड तो हमने यूज किया एसेट के लिए, और पेबल वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? लायबिलिटी के लिए। तो एसेट इज रियलाइजेबल और पेबल फॉर इज रियलाइजेबल और पेबल फॉर अ फिक्स्ड सम अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इस एसेट का या लायबिलिटी का आपको फिक्स्ड पेमेंट करना पड़ेगा या फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। जरा देखना बेटा, फिक्स्ड एसेट से क्या कोई अमाउंट आपको मिलेगा फिक्स? अगर ये $5,000 हैं तो क्या $5,000 मिल जाएंगे आज? आंसर इज नो। डेटर्स थे, $2,000 के डेटर्स थे, क्योंकि आपने विदेश में माल बेचा था तो $2,000 ही मिलेंगे ना। यस, फिक्स्ड सम ही मिलेगा। आइटम से फिक्स्ड सम मिलना चाहिए, इस पर तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही तय हो गया नॉन मॉनेटरी हैं। बिल्स रेज किए हुए हैं किसी के ऊपर, फिक्स सम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तीसरा लिखिए इसमें कंडीशन, थर्ड पॉइंट लिखें बेटा, आइटम इज रियलाइजेबल और पेबल इन फॉरेन करेंसी। बेटा इनका पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। ये तो अब है ही नहीं मॉनेटरी, अब क्या चेक करें? कोई एक शर्त भी पिट गई तो नो। डेटर्स पेमेंट विदेश से डॉलर्स में ही भेजेंगे, BR का पेमेंट डॉलर्स में आएगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट भी डॉलर्स में ही करना पड़ेगा। तो अब अल्टीमेटली क्या कह पाएंगे? दिस इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, ये मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी ये भी नॉन मॉनेटरी, ये मॉनेटरी हो गया और ये भी मॉनेटरी आइटम हो गया। बेटा लिखना फटाफट से, जरा झटपट से नोट कर लीजिए इसको। हमारा पहला सेगमेंट यहां पर खत्म हो गया, पहला सेगमेंट यहां पर खत्म हो गया। सिमिलरली चलो एक आध और बात करें, अगर जरा बताना मेरे को, लोन पहली शर्त एसेट लायबिलिटी है। क्या इससे फिक्स्ड सम का लेन देन, लोन ले रखा है, फिक्स्ड सम है, हाँ फिक्स देना पड़ेगा। और लोन का पेमेंट फॉरेन करेंसी में, हाँ जब ये फॉरेन लोन है, ले रखा है, दे रखा है, तो यस फॉरेन करेंसी में ही इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा।
तो मॉनेटरी आइटम्स नोट कर लो बेटा, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। लिखें इसी में। नेक्स्ट हमने कहाँ लिखा था, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन में नेक्स्ट पॉइंट नोट लिख लो, चलो नोट डालो उसमें, लास्ट पॉइंट इसमें सब। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन इफ एनी। जब आप सब्सीक्वेंटली रिव्यू करेंगे आइटम्स को और उस केस में एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन इफ एनी, ड्यू टू, क्यों होगा ये, ड्यू टू changes in foreign exchange rates is transferred to P&L account। लो बेटा, हमारा पहला सेगमेंट था एएस का यहां पर जो फिनिश हो गया। एएस का नाम द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज, जो हम डॉलर्स खरीद बेच कर रहे हैं, जब उसके एक्सचेंज रेट में कोई डिफरेंस आ जाएगा तो उस डिफरेंस के वजह से क्या चेंजेस जो आएंगे, उसका क्या इंपैक्ट होगा, वो यहां पर कवर किया। 3 प्रकार की चीजें करेंगे। पहला था फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, तो उसमें 2 चीजें हैं, या तो इनिशियली या सब्सीक्वेंट। इनिशियली जब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ट्रांजैक्शन आपने की उस दिन जो भी रेट था उस रेट से सारे आइटम्स को कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कुछ नहीं होता। लेकिन हां, जब बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करेंगे या सेटलमेंट डेट पर रिव्यू करेंगे तो उस डेट पर मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर, एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर कन्वर्टेड on the same rate which existed at the date of transaction। जितना भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तय कैसे करें कि जी कौन सा मॉनेटरी है और कौन सा नॉन मॉनेटरी है। तो 3 शर्तें हैं, अगर तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो मॉनेटरी, 3 में से कोई एक भी पूरी ना हो तो नॉन मॉनेटरी। ये रहा, कौन सी 3 शर्तें थी। पहला, जो आइटम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो या तो एसेट होना चाहिए या लायबिलिटी होना चाहिए। दूसरा, उससे फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला हो या फिक्स्ड अमाउंट आपको देना हो। और तीसरा, जो अमाउंट मिलेगा या देंगे वो फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए। ठीक है बेटा बात। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, हमारे को टाइम लगेगा अभी, तो विल स्टार्ट द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।